हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। तो पिछले लेक्चर्स में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म देखा था कि किस तरह से ज्योमेट्रिकली हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यही प्रॉब्लम है कि बहुत से बच्चे पिछले लेक्चर्स में एब्सेंट थे और अब अगर मैं यहाँ पर बताऊंगा तो फिर उन्हें समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि पिछले लेक्चर से पूरी लिंक आज का ही लेक्चर है। पिछले लेक्चर्स में मैंने बच्चों को सिखाया था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। अब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है, यही चीज उन बच्चों को नहीं पता होगा, फिर बहुत दिक्कत होगा। आज मैं जो भी चीज करूंगा उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि क्या है। ठीक है, सो थोड़ा कोशिश करना समझने का, क्योंकि उन पूरी चीजों को मैं रिपीट तो नहीं कर सकता यहाँ पर एक लेक्चर के अंदर, बट एग्जांपल्स वगैरह लेकर के मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एग्जांपल्स वगैरह आएंगे ना तो मैं वहां पर थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझा दूंगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन। ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब देखो क्या होता है कि हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट इट सपोज कि ये है x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो अगर ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रिगार्डिंग या रेस्पेक्ट में पॉइंट क्या होगा, ये किस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा x कॉमा वाई वाले पॉइंट को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि मॉड्यूलस जो होता है, मॉड्यूलस, ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज मॉड जेड। यही डिस्टेंस जो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिकल या पोलर रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड जेड को एक नया नाम दे देते हैं, आर के रूप में बोलते हैं उसको। ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, एक नाम बस मैंने थोड़ा देर के लिए बदल दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि आर का जो मतलब होता है वो होता है मॉड जेड। आर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड जेड को, और वो क्या होता है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार इन कॉम्प्लेक्स नंबर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोजेक्शन बताओ, तो तुम ये वाला क्या बोलोगे, ये क्या होगा बता सकते हो? वेक्टर में तुमने पढ़ा होगा ना, वेक्टर का प्रोजेक्शन क्या होता है, वो क्या होगा, आर कॉस थीटा होगा ना। ये वाला क्या होगा, आर कॉस यस थीटा। सर। और वर्टिकल प्रोजेक्शन क्या होगा, आर साइन थीटा। ऑल कास्ट। हॉरिजॉन्टल वाला प्रोजेक्शन होगा आर कॉस थीटा और वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा आर साइन थीटा। ठीक, ये हो गया आर कॉस थीटा और ये वाला हो गया हमारा आर साइन थीटा। ओके, तो अगर तुम्हारा x कोऑर्डिनेट पर आर कॉस थीटा है, y कोऑर्डिनेट पर आर साइन थीटा है, इट मींस कि तुम ये लिख सकते हो ना कि x का वैल्यू बेसिक, देखो ये जो पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट है, तो यही डिस्टेंस तो यार x के बराबर है, यही डिस्टेंस तो यार y के बराबर है। तो x को तुम क्या लिख सकते हो, तुम लिख सकते हो उसको r cos थीटा, और y को हम लोग क्या लिख देंगे, r sin थीटा लिख देंगे। और ये x और ये y की वैल्यू को हम इस वाले z में पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा r cos थीटा, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स r sin थीटा, ये बन जाएगा। ठीक है, r cos थीटा प्लस आयोटा टाइम्स, वहां पे ठीक से दिख नहीं रहा होगा, आयोटा के बगल में मैंने r sin थीटा भी लिखा है। ठीक है, ओके, तो यहां से अगर तुम r को कॉमन ले लोगे तो देखो ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये बन जाएगा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और दिस पर्टिकुलर थिंग इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आयोटा साइन थीटा, एंड दिस इज द पोलर रिप्रेजेंटेशन, या फिर इसको एक और नाम से बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है कि सर ये थीटा क्या है, थीटा क्या है। तो इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अगर मैं बोलूं तो तुम सिर्फ इस बात का याद रखना कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो तुम क्या करना, आर मतलब उसका मॉड्यूलस कॉस ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, बस खत्म। इन जनरल यही बात होता है, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म, बस ये बात। अच्छा, बहुत जगहों पर ना तुम इसको ना ऐसा भी लिखा देखोगे,
आर सिस थीटा। सिस थीटा मतलब जो है ना कॉस समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, उसको शॉर्ट में लिखा जाता है सिस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से भी देख सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज मैंने नहीं कर दिया। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, नहीं तो फिर बहुत जगह पर वो नॉर्मल दिया रहता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, लेकिन जो भी उसके साथ लगा हुआ है दैट पर्टिकुलर थिंग इज नथिंग बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही होना चाहिए। कोई थीटा बीटा कुछ नहीं, तुम सीधा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पे फोकस करोगे, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब मैंने पिछले क्लास में तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखाया था, जैसे मान लो हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मानता हूं 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो अगर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर माना 1 प्लस आयोटा, तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या निकाला था तुम लोगों ने, बता सकते हो? अल्फा का वैल्यू क्या निकाला था, कैसे निकालते हैं अल्फा का वैल्यू? देखो, जो पिछले क्लास में नहीं प्रेजेंट थे उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। अल्फा का मतलब हो, सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्ट करने के लिए हम लोगों को अल्फा निकालना होता है, और अल्फा का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस के साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या एंगल बना रहा है, एंड इट शुड बी एक्यूट। वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, अल्फा जो होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए। और अल्फा की वैल्यू निकलती कैसे है? वो निकलती है tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट। ठीक है, या फिर तुम ऐसे लिख दो tan इनवर्स ऑफ 1/1 इस क्वेश्चन के मुताबिक, जो 1 प्लस आयोटा है इसके मुताबिक। तो tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। और tan इनवर्स ऑफ 1 का मतलब है कि tan में ऐसा कौन सा वैल्यू है, tan में ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें हम, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जिसके लिए tan का वैल्यू 1 होगा। तो तुम बोलोगे सर 45 डिग्री, इट मींस की π/4। तुम बोलोगे सर 45 डिग्री, इट मींस की π/4। तो यहां पर अल्फा निकल गया π/4। अब अगर मैं बोलता हूं कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो फर्स्ट वाले tan 225 डिग्री भी तो ले सकते ना। अर्पित, तुम पिछले क्लास में थे क्या? हाँ सर, मैंने वहां पर बोला था ना मेरे भाई कि एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। हाँ सर। मैं कितनी बार ये चीज बोल रहा हूं कि वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, एक्यूट एंगल तो वही होता है। तो यहां से हमारा हो गया अल्फा। अब यही एंगल हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना, अच्छा लगे हाथ, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जरा बता दो, जिसको हमने आर बोला है, वो होगा √2। तो अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, √2। ठीक है, और कॉस ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट प्लस आयोटा साइन ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, खत्म हो गया। ठीक है, तो किसी भी देखो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे इसके बाद वाला रिप्रेजेंटेशन हो, यूलर रिप्रेजेंटेशन या ऑयलर रिप्रेजेंटेशन, जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा, तुमको अगर कोई भी रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो तुम्हें दो चीजों का जरूरत पड़ेगा। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक तो मॉड्यूलस और दूसरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। मैंने पिछले लेक्चर्स में आर्ग्यूमेंट तुम लोगों से जबरदस्ती निकलवाया था, उसकी वैसी कोई खास जरूरत नहीं होती है। ठीक है, बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज मॉड्यूलस, वो तुम्हें निकालना बहुत अच्छे से आता है, और दूसरा वाला पार्ट इज प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो जो थीटा होता है ना, वहां पर भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही लिखा जाता है। ओके, नेक्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दूंगा और तुम उसको तीनों फॉर्म में लिख के दिखाओगे। ठीक है, और फिर मैं बताऊंगा कि किधर से किधर तुम ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ऑयलर से तुम ट्रिग्नोमेट्रिकल बना सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल से तुम ऑयलर बना सकते हो, ऑयलर से तुम ज्योमेट्रिकल बना सकते हो, कुछ भी इधर उधर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लास्ट रिप्रेजेंटेशन पढ़ लेते हैं। The another representation is Euler representation। बहुत से लोग इसको यूलर पढ़ते हैं, बहुत से लोग इसको ऑयलर पढ़ते हैं। ठीक है, तो तुमको जिसकी जैसी इच्छा, जिसकी जैसी मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन इज ऑयलर रिप्रेजेंटेशन।
तो ये सारी चीजों को देखते हुए cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये जो चीज देखा उन लोगों ने कि हम लोग उन लोगों ने मतलब उस समय के एक यूलर भाई साहब थे जिनके थ्रू ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के भी आया था, ठीक है। अगर वो नहीं रहते तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग नहीं पढ़ रहे होते। तो यूलर रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें यूलर भाई साहब ने क्या देखा कि यार ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट यार इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने बस एक काम किया था, उसके बाद वो फेमस हो गए। जो ऊपर में जो पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम लोग z को क्या लिखते थे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये चीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में लिखते थे। बट यूलर भाई साहब ने क्या किया कि सर इतना उनको लंबा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा था, उन्होंने इस पर्टिकुलर टर्म को क्या नाम दे दिया, उन्होंने क्या किया कि e का पावर आयोटा थीटा, इसका नाम दे दिया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बस यही उसने चालाकी कर दिया और बहुत ही जबरदस्त चीज निकल के आ गया यहां से। उसने क्या करा ना कि वो जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा था ना, वो लफड़ा कर, वो उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था उसको। तो उसने क्या किया कि वो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाले पार्ट को उसने एक छोटा पार्ट नाम दे दिया और उस छोटे पार्ट का नाम था e का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। e का पावर आयोटा थीटा, ठीक है। मतलब यहां पर जो चीज वही चीज यहां भी रहेगा, वही चीज यहां भी रहेगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो बट हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ई का पावर आयोटा थीटा ही कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होता है? ये पहले जमाने से ही चला आ रहा है, ये ये बहुत पहले से ही ऐसा माना ही गया है। यूलर भाई साहब ने ये चीज बता दिया है, ठीक है, विथ प्रूफ, उसने अच्छा खासा प्रूफ से बताया है। बट द थिंग इज दैट कि मैं अभी तुम्हें वो प्रूफ नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उस प्रूफ को पढ़ने के लिए तुम जो ये तीन टर्म यहां देख रहे हो ना, ई का पावर समथिंग, कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तीन टर्म देख रहे हो ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए अभी के लेवल पे तीन टर्म है। बट रियली में ये तीनों इनफाइनाइट सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल द थ्री आर हैविंग देयर इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन, और वो इनफाइनाइट सीरीज एक्सपेंशन तुम याद रखना, मैं ही तुम्हें पढ़ाऊंगा लिमिट्स वाले चैप्टर में। लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में वहां पर एक्सपेंशन पढ़ना होता है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो थोड़ा सा बस सुन लो। e का पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद cos थीटा का एक्सपेंशन होता है, वो इवन फंक्शन होता है, वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल। अब तुम बोलोगे सर ये फैक्टोरियल वगैरह आप क्या बोल रहे हैं, तो दैट इज द थिंग कि अभी तुम नहीं समझ में आया। हाँ बोलो। नहीं फिर भाई फैक्टोरियल आप क्या बोल रहे थे? एग्जैक्टली मैंने बोला ना, वो फैक्टोरियल वगैरह तुम लोग अभी नहीं समझ पाओगे, वो तुम लोग समझोगे कब? इस चैप्टर के बाद मैं तुम्हें सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा, वहां पर तुम पक्का फैक्टोरियल को समझ जाओगे। क्योंकि फैक्टोरियल जो टर्म है ना, वो बाइनोमियल थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, वहीं पर तुम समझोगे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। उसके बाद वो सीरीज एक्सपेंशन क्या होता है, ई का पावर आयोटा थीटा का, कॉस थीटा का, ये तुम लोगों के लिए बस एक छोटा सा टर्म है। बट जो 12th क्लास पढ़ लेते हैं, मतलब जो आगे तक पढ़ लिया है जिन्होंने, उनके लिए वो इसको एक सीरीज के रूप में देखते हैं, एक बहुत बड़ा सीरीज, ठीक है। तो वहां से वो डिराइव होके आता है। बट अभी के लिए फिलहाल मैं डिराइव करके दिखा भी दूंगा तुम्हें जब सही समय आएगा तो, ठीक है। तो हर चीजें मुझे याद है तुम्हें क्या क्या बताना है। तो अभी फिलहाल अभी बस इतना समझो कि e का पावर आयोटा कुछ भी रहे उसको हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसे e का पावर आयोटा शिवम, उसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ शिवम प्लस आयोटा साइन ऑफ शिवम। अगर e का पावर आयोटा 2 थीटा हो गया तो उसको लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा। मतलब जो चीज यहां रहेगा वही चीज यहां रहेगा और वही चीज यहां रहेगा। समझ में आना ये चीज? तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, जैसे मान लो मैंने बोला e का पावर आयोटा पाई बाई 4, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये सिंपली हो जाएगा cos पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4। आ गया ना ये कॉन्सेप्ट समझ में?
तो अब जब यूलर ने ऐसा कर दिया तो हम इस z को क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस z एज r इंटू ई का पावर आयोटा थीटा। आया क्या बात समझ में? दिस इज नथिंग बट ऑयलर रिप्रेजेंटेशन। इसी को बोला जाता है ऑयलर या यूलर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, अब तुम बोलोगे सर ये थीटा बीटा का क्या लोचा है? तो तुम दिमाग में बस इस तरह का ई का पावर आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। फिर से देखो, हर जगह पर तुम्हें दो ही चीजें निकालनी है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए दो ही चीज निकालना है, एंड दैट टू थिंग्स आर, एक तो मॉड्यूलस और दूसरा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल आर्गुमेंट पर उस क्लास में इतना जोर डाला था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट तो तुम्हें पता होना चाहिए। कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, रटना नहीं है। कैसे निकालते हैं ड्राइंग बना के, ये तुम्हें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें आर्गुमेंट कभी नहीं पूछेगा, तुम्हें हमेशा प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ही जरूरत पड़ेगा। चलो, अब जब हमने थोड़ा सा ई का पावर आयोटा थीटा के बारे में पढ़ लिया तो थोड़ा उस पर और मैं चर्चा करना चाहता हूं तुमसे। जैसे ई का पावर आयोटा थीटा है तो ये क्या लिखा हुआ है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना जी? अच्छा, एक बात बताओ यार, अगर मैंने ई का पावर माइनस आयोटा थीटा करा, मतलब आई एम रिप्लेसिंग थीटा विथ माइनस थीटा, तो ये वाला क्या बन जाएगा? इसको इक्वेशन 1 बोल दो अभी थोड़ा देर के लिए। ये वाला क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा बनेगा और प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। सही है क्या? देखो, क्लियर है? मैं थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दे रहा हूं, आई एम रिप्लेसिंग थीटा विद द हेल्प विथ माइनस थीटा। तो ये वाली चीज क्या बन जाएगी सर? ई का पावर माइनस आयोटा थीटा। अच्छा, तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ लिया, माइनस थीटा का इफेक्ट पड़ता है क्या कॉस पे? नो सर, नहीं पड़ता है, तो ये सिंपली नो हो सर, कॉस थीटा, लेकिन साइन पड़ता है तो साइन पर पड़ेगा तो ये हो जाएगा आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये दूसरा इक्वेशन दे दो। अब एक काम करो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं ऐड करता हूं, ध्यान से देखना, फर्स्ट इक्वेशन को ये वाला है, सेकंड इक्वेशन ये वाला, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? एलएचएस में मिलेगा ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, और उस तरफ क्या मिलेगा बच्चा लोग बताओ तो? आयोटा साइन 2 cos थीटा। हाँ, 2 cos थीटा मिलेगा ना। तो यहां से तुम एक नया चीज देख रहे हो जो तुम्हें आगे मेंस या एडवांस में बहुत बार ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं कि cos थीटा को ना कभी कभी जरूरत पड़ने पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ रिलेशन which gives you a link with complex number and trigonometry। यहीं पर वो सर कॉस ऑफ माइनस, क्या? सर कॉस ऑफ माइनस थीटा के बाद एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैं नेट चला गया था। इक्वेशन 2 से मैंने बस वो करा है ना कि cos ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos थीटा लिख सकता हूँ, माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन sin ऑफ माइनस थीटा को मैं क्या कर सकता हूँ? उस पे माइनस का इफेक्ट पड़ता है तो माइनस बाहर आ जाता है। फिर मैंने क्या किया कि 1 और 2 वाला इक्वेशन को ऐड कर दिया। 1 और 2 वाले इक्वेशन को अगर मैंने ऐड कर दिया तो एलएचएस में मिला ई का पावर आयोटा थीटा प्लस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा, और आरएचएस में मिलेगा 2 cos थीटा। आयोटा साइन थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा कट जाएगा। तो यहां से एक्चुअली मैं क्या दिखाना चाह रहा था ना कि cos थीटा को कभी कभी इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये मैं बताना चाह रहा था। तुमको जरूरत पड़ेगा, तुम देखना कभी ना कभी क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। 1 - 2 अगर मैं कर दूं तो, अगर मैंने 1 - 2 कर दिया तब क्या होगा? तो 1 - 2 अगर करेंगे तो इधर हो जाएगा ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा इक्वल्स टू, ऊपर में है आयोटा। अच्छा, इस बार कौन सा पार्ट कैंसिल हो जाएगा? अगर मैंने माइनस साइन लगा दिया तो कौन सा पार्ट कैंसिल हो जाएगा? जरा बताओ। कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस वाला पार्ट, क्योंकि माइनस लगाओगे तो अंदर वाला माइनस तो प्लस बन जाएगा ना, तो ये तुम्हें दे देगा 2 × आयोटा साइन थीटा। 2 × आयोटा साइन थीटा, तो यहां से तुम साइन थीटा को या फिर आयोटा साइन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? तुम लिख सकते हो ई का पावर आयोटा थीटा माइनस ई का पावर माइनस आयोटा थीटा बाई 2। गॉट इट? समझ में आया? बोलो। यस सर। ऑयलर Yes, sir. रिलेशन बिटवीन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री।
हाँ बोलो। सर ये रिलेशन किसका है, कॉम्प्लेक्स नंबर और ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्वियसली एक लिंक स्टैब्लिश करता है, जहां से तुम कॉम्प्लेक्स नंबर के हेल्प से तुम ट्रिग्नोमेट्री में जा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में जा सकते हो। बस एक लिंक स्टैब्लिश करता है और कुछ नहीं। चलो Yes, sir. आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिकल या फिर पोलर रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद हमने पढ़ा है ऑयलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इन तीनों रिप्रेजेंटेशन में तुम कहीं से भी किधर भी जा सकते हो। जैसे अगर ज्योमेट्रिकल से तुमको ट्रिग्नोमेट्रिकल लिखना है तो तुम्हें क्या क्या चीजों का पता होना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए मॉड्यूलस का और प्रिंसिपल आर्गुमेंट का, ठीक है। यहां से भी यहां अगर तुम्हें जाना है तो ये पता होना चाहिए मॉड्यूलस का, प्रिंसिपल, मतलब आराम से तुम एक दूसरे में स्विच कर सकते हो, बहुत ही आराम से कर सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद सम क्वेश्चंस। जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू -3√2 प्लस 3√2 आयोटा। तुम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑयलर में भी लिख के दिखाओ, ट्रिग्नोमेट्रिकल में भी लिख के दिखाओ, और ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल, ये खुद जो लिखा हुआ है ना, ये खुद ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिस वन इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आगे की काम तुमको करना है। तो सर अगर हमें इसका बाकी का काम करना, तो सबसे पहले हमें तो मॉड ऑफ z पता होना चाहिए, मतलब r का वैल्यू। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर, तो 18 हो गया, क्योंकि 9 और 2 18 हो गया, प्लस इधर भी 18 हो गया। तो आई थिंक ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 9। Sir, 6. ओके 6 आ जाएगा, ठीक है। इट विल गिव यू 6। 18 और 18 36 होता है, तो 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जरा अल्फा बता सकते हो कितना आएगा? अल्फा होगा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट का मॉड। तो यहां से तुम देखोगे तो सर ये तो tan इनवर्स 1 ही आया, मतलब कितना हो गया? π/4। अब मैंने बोला था ना, अब तुम्हें क्या पता करना है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। देखो ज्यादा मैं आर्गुमेंट नहीं पता करूंगा, मैं डायरेक्टली प्रिंसिपल आर्गुमेंट पता कर लूंगा। तुम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करो। ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है? -3√2, 3√2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में होगा? -3√2, 3√2 सेकंड वाले में। सेकंड Sir, क्वाड्रेंट। second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला अल्फा होता है, क्योंकि एक्यूट एंगल चाहिए। तो हमारा आर्गुमेंट, सॉरी प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये वाला होता था ना, याद करो, जो लोग प्रेजेंट थे उनको देखो, ये वाला प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा ना? Yes. ठीक है, Yes, sir. ओके। तो अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट मैंने अगर यहाँ पर निकालना चाहा तो क्या होगा? अल्फा के टर्म्स में प्रिंसिपल आर्गुमेंट तुम क्या बोल सकते हो? तुम बोलोगे सर 180 minus alpha. पाई तो बाय पाई माइनस पाई बाई 4। तो पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3π/4 इज द आंसर। मतलब ये हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया। अब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ट्रिग्नोमेट्रिकल या पोलर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। पोलर फॉर्म में लिख देते हैं आराम से। तो अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में लिखता हूं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? सर इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल्स टू, एक मिनट पहले पोलर फॉर्म लिखते हैं। वो क्या होता है? r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर हम z इज इक्वल्स टू, r की वैल्यू क्या है? 6 है सर। कॉस ऑफ थीटा के जगह पे तुम अपने दिमाग में रखना कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही चिपकता है यहाँ पर, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। गॉट इट एवरीबॉडी? आया बात समझ में सबको? को बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. अगर मुझे इसी को ऑयलर रिप्रेजेंटेशन में लिखना है, यूलर में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा? यूलर होता है z इज इक्वल्स टू r इंटू e का पावर आयोटा। चलो मैं जनरल लिखता हूँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ताकि तुम्हारे दिमाग में वो बार बार प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाला बात बैठा रहे। तो z इज इक्वल्स टू 6 इंटू e का पावर आयोटा 3π/4। गॉट इट एवरीवन? समझ में आया ये बात सबको? So how we got the principal arguments as 3π/4? We again got that one.
अब ये तो जीनत बेटा मैंने पिछले लेक्चर्स में बता दिया था बच्चा, यही तो दिक्कत है, मैंने ऑलरेडी ये चीज पिछले लेक्चर में बताया था, क्योंकि पिछला पूरा लेक्चर सिर्फ इसी में गया, सिर्फ इसी चीज में पूरा लेक्चर चला गया था कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज होता था यार। देखो क्या है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट, देखो सबसे पहले तो इसके लिए फिर मुझे पूरा रिपीट करना पड़ेगा, जिससे कम से कम 10-15 मिनट तो चला ही जाएगा। तो क्या करें। ठीक है, मैं आगे और कुछ कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूं। जैसे इसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा देखो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए बस तुम इतना समझो कि 180 से पार नहीं करना चाहिए, 180 को पार नहीं करना चाहिए, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो प्रिंसिपल, वो एक्चुअली आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है, और आर्गुमेंट अगर 180 के अंदर रहेगा तो जो एंगल बन रहा होगा वही तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। फिलहाल अगर हम यहां से चलना चालू करें, यहां से लेकर यहां तक, तो ये देखो 180 से छोटा ही है, तो जो एंगल उधर बना है वही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो जाएगा। मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूं जिसमें हमारा काम होगा, जिसमें प्रिंसिपल आर्गुमेंट वगैरह नीचे की तरफ निकलेगा। मैं देखता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन। जैसे एक और कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेता हूं मैं। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला कि हाँ, लेट्स सपोज करो कि z इज इक्वल्स टू 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। पहले मुझे बताओ कि इसके बारे में अगर मुझे इस पर एक्ट करना है तो हम लोग क्या काम करें, धड़ाधड़ काम चालू कर दें या कुछ और अभी करना बाकी है, पहले कुछ करेंगे या तुरंत काम चालू हो जाए? रैशनलाइज करके उसको रैशनलाइज करना। रैशनलाइज, रेशनलाइज नहीं बोलते हैं उसको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना बोलते हैं, या फिर हाँ सर, वही एक ही चीज। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। मुझे बताओ तो अगर तुमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया 1 + 3 आयोटा और ऊपर भी 1 + 3 आयोटा, तो जल्दी से सॉल्व करके बताओ तो z का अच्छा खासा वैल्यू क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे, z का अच्छा खासा वैल्यू क्या आ रहा है, जल्दी, थोड़ा सा स्पीड करना होगा। नीचे में आ जाएगा 10, आई थिंक नीचे में 10 आएगा, 1 + 9, नीचे में तो 10 आ रहा है, ऊपर में बता सकते हो तुम लोग? कम ऑन गाइस। Sir, 5 iota -5. सर -1 / 2। क्या क्या क्या? Sir, 5 iota -5/10. काटा छाटी करना, काटा छाटी करना जीनत। हाँ बोलो, दूसरा क्या बोल रहे हो? -1 + iota/2। अलग अलग करके बताओ, मतलब -1/2 + 1/2 आयोटा, यही ना? यस सर। यही ना, ठीक है। तो यहां से सबसे पहले एक काम करो, मुझे मॉड्यूलस निकाल के बताओ, जल्दी जल्दी सारे काम करो। r का वैल्यू मतलब मॉड ऑफ z, जल्दी से बताओ तो मॉड ऑफ z कितना आएगा, मॉड ऑफ z कितना आएगा, सब तुम्हें ही करना है लेकिन जल्दी जल्दी करना है। √1/4 + 1/4, अगर ऐड कर दें तो √2/4, काट दें तो मतलब 1/√2। देख लो, बहुत आसान है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. अब सवाल होता है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा किस क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हमें, अच्छा उससे भी पहले तो अल्फा निकालो, तो अल्फा क्या होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट मतलब 1/2 बाय रियल पार्ट मतलब 1/2, ये भी कट गए। अंदर में -1 है तो क्या हुआ, वो तो मॉड है ना यार, मॉड मतलब पॉजिटिव वैल्यू हमेशा रखेगा, तो ये हो गया tan इनवर्स 1, इट मींस कि π/4 हो गया। चलिए सर, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा -1/2, 1/2 को। ठीक है, तो अगर -1/2 और 1/2 है तो बताओ ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो सेकंड वाले सेकंड क्वाड्रेंट। ओके ठीक है यार, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट में ही हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा अल्फा होगा ना, ये वाला पार्ट हमारा अल्फा होगा। तो अभी प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमारा इधर से चालू होता है, ये हो गया।
दिस इज द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो बताओ तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4 होगा यहाँ पर भी। तो 3π/4। हाँ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट हो गया 3π/4। चलिए सर, ये सारा डिटेल्स निकाल लिए हैं, तो अब फटाफट ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म लिख देते हैं। तो वो होता है z, पहले आता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होगा, 1/√2, फिर आएगा cos, एक ब्रैकेट में cos ऑफ 3π/4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3π/4। ओके, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑयलर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो z हमारा हो जाएगा 1/√2 e का पावर आयोटा 3π/4। गॉट इट एवरीवन? देखो तो जल्दी से, क्लियर है क्या? यस सर। सही है, समझ रहे हो बात को Yes, सब? sir. ठीक है, यस सर। ओके। और कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। जैसे एक तुम थोड़ा सा ये ले करके कर सकते हो, जैसे मैंने अगर बोला आयोटा -1 बाई cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, इसको सॉल्व करके दिखाओ। तो इसका सारा डिटेल्स पता करो, जो भी तुम अभी ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए पता कर रहे थे। तो आई थिंक cos π/3 वगैरह का वैल्यू आई थिंक सबको पता होगा, तो सब लोग उसको, उसके वैल्यूज को सब लोग लिख सकते हो। वैल्यूज पुट करके देखो, और फिर उसके बाद रेशनलाइज वगैरह करो, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और बताओ कि कितना आता है। पहले अच्छे से z का वैल्यू निकाल के बताओ, उसके बाद ही काम करना, कुछ तुरंत मत करना, पहले अच्छे तरीके से z का वैल्यू निकाल के बताओ, और वापस से कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आगे का चीज पढ़ेंगे।